अगर NaCl को अपन पानी में डालते हैं लेट्स से, तो क्या मिलेगा हमें? ठीक है, NaCl को आपने पानी में डाला, आपको मिला Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस मिल जाए। ठीक है, अब मान लो कि तुम इस सॉल्यूशन के अंदर AgNO3 डाल देते हो, AgNO3 डाल देते हो तो क्या मिलेगा? बिकॉज AgCl, राइट। नाउ Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा, ये हमें पता है फैक्चुअली, है ना, पर दिक्कत थोड़ी है, हमें दिक्कत थोड़ी पानी में आप NaCl डाल दो तो Na प्लस कहाँ है और Cl माइनस है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमें कैसे पता? तो उसको कंफर्म करने के लिए हम कोई ना कोई टेस्ट करते हैं ऑफ कोर्स, जैसे कि नोन कोई रिएक्शन है, जैसे आपको पता है कि AgNO3 के साथ रिएक्शन करा के अगर AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो हम कंफर्म करेंगे कि हाँ यहाँ Cl होगा, मतलब Cl माइनस फ्री है, ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि Cl माइनस आयन सॉल्यूशन के अंदर मिलेगा। ऑल्सो अगर मान लो इसमें और साथ में क्या बनेगा NaNO3, और जैसे कटायन का कोई टेस्ट करना हो तो हम उसकी कोई नॉन रिएक्शन करा देंगे। सिमिलरली अगर आप मान लो कि आपके पास है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2 है ना, पोटास आ गया। अगर इसको तुम पानी में डालते हो तो क्या मिलेगा? K प्लस मिलेगा, K प्लस मिलेगा, कितने मिलेंगे? 2 K प्लस आयन मिलेंगे, फिर 2 Al प्लस 3 आयन्स मिलेंगे, साथ में 4 सल्फेट आयन मिलेंगे। अब अपने को पता है वी कैन डू सम कंफर्मेशन कि ये है या नहीं है, वो हम कर लेंगे। मैंने पहला एग्जांपल इसलिए दिया समझना है कि हम कंफर्म कैसे करते हैं। मान लो आपने CrCl3 डॉट 6NH3 को पानी में डाला, ठीक है, और आपने पानी में डाला और इसमें क्या क्या मिला? पहले केस में नो Cr+3 इज फाउंड, है ना, मान लो, मतलब मान लो ऐसा कुछ हुआ, अब है कि नहीं है वो अगर हम देखें तो, ठीक है, नो Cr+3 फाउंड, पहली सिनेरियो। इसके साथ साथ ऑन एडिशन टू दैट ओनली 1 Cl माइनस आयन इज फाउंड। हाउ डू वी नो? मतलब वो हम कंफर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन, अगर मान लो AgNO3 से रिएक्शन कराए, 1 मोल कंपाउंड लेके आए और उसकी AgNO3 से रिएक्शन कराए और 1 ही मोल AgCl बना, तो हम कह सकते हैं कि शायद पर मोल 1 ही Cl माइनस आयन होगा। वैसे तो हमें 3 दिख रहे हैं, पर मान लो एक ही Cl माइनस आयन बना, तो आप क्या बोलोगे कि सर कंपाउंड में एक ही क्लोराइड आयन है, फॉर्मूले में भले 3 है। अब वो कहां जा रहा है वो हम एडजस्ट करेंगे अभी। या फिर ओनली 2 Cl माइनस आयन्स आर फाउंड, या फिर 3 Cl माइनस आयन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नो Cl माइनस आयन। अब ये कैसे हम कंफर्म करेंगे कितने हैं नहीं है? वो अगेन AgNO3 से रिएक्शन करा देंगे, जितना AgCl बनेगा पर मॉलिक्यूल उसके हिसाब से बोलेंगे कि इतने Cl माइनस आयन एक्चुअल में एक्वा सॉल्यूशन के अंदर होंगे। तो फिर बाकी के Cl माइनस आयन कहां गए? और मान लो चलो हमें थोड़ा बहुत तो अभी आइडिया है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तुम ऐसा नहीं कि पहली बार देख लो, थोड़ा बहुत तो स्ट्रक्चर देखते ही आ जाओ बहुत टाइम से, रिडॉक्स के टाइम से एटलीस्ट, है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर Cl माइनस आयन जिसने डिस्कवरी करी होगी, जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसके मन में डाउट आएगा ना कि Cl माइनस आयन गया कहां, या क्रोमियम+3 क्यों नहीं है सॉल्यूशन के अंदर? अगर फॉर्मूले में क्रोमियम+3 है तो सॉल्यूशन के अंदर क्रोमियम+3 क्यों नहीं है? तो स्टडी करने पे पता चला कि ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन के अंदर कोई कटायन नहीं है, पर वो कटायन क्रोमियम+3 नहीं है, वो कटायन क्रोमियम+3 के कॉम्बिनेशन के साथ कोई दूसरे एलिमेंट भी मिलके और एक कॉम्प्लेक्स कटायन बना है, और इसीलिए हम इसको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, है ना। कि एक्चुअली में मिला हमें कि क्रोमियम जो है वो अमोनिया और क्लोरीन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कटायन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हो CrNH3 तो इस कटायन पे 3 पॉजिटिव चार्ज होगा ना। इस कंक्लूजन तक हम कैसे पहुंचे? वही है कि भाई जो क्लोरीन माइनस अगर 3 बाहर दिख रहे हैं तो बाकी सब यूनिट मिलके एक सिंगल कटायन बना रहा होगा, ठीक है, और उसको हमने कहा कॉम्प्लेक्स कटायन, राइट। कॉम्प्लेक्स कटायन क्यों? क्योंकि ये सिंपल कटायन जैसा नहीं कि एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और उनके साथ एक कटायन बना रहे, तो कॉम्प्लेक्स कटायन इसको नाम दिया गया। दूसरा इसमें दूसरा ये भी हो सकता था कि CrNH3 5 और Cl एक अंदर है तो फिर 2 ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ऊपर, राइट। उसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी है कि CrNH3
होल 4 Cl 2 अंदर है और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और लास्ट पॉसिबिलिटी है कि 3 के 3 Cl अंदर है तो कोई चार्ज ही नहीं आएगा उसमें, ऐसा हो। तो ये जो केसेस मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ किए कि ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो इसी के रिजल्ट्स कि अगर ऐसा कटायन है तो तीनों क्लोरीन बाहर होंगे तो उनको आप इजीली आयनाइज कर सकते हो। अगर ऐसा कटायन है तो सिर्फ 2 ही क्लोरीन बाहर है तो आपको 2 ही AgCl की मोल्स मिलेंगे अगर आप रिएक्शन कराते हो तो। अगर ऐसा है तो 1 और ऐसा है तो 0, राइट। सो इसका मतलब ये है कि सेम केमिकल फॉर्मूले के साथ डिफरेंट कंपाउंड्स पॉसिबल है, तो इसका मतलब आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आइसोमेरिज्म से आता है, जिसमें स्टीरियो स्ट्रक्चरल दोनों होते हैं। ओके ना, अगर ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो इनका नॉमेनक्लेचर भी है, तो आज की क्लास में हम इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी सीखेंगे कि कैसे इनका नाम लिखते हैं। अब हमें सबसे पहले तो देखो टेक्निकली वैसे वार्नर थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, बट मैं वार्नर थ्योरी में नहीं जाऊंगा, पहले हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, देन हम वार्नर थ्योरी पे चलेंगे, ठीक है। लेकिन जितना टाइम बचेगा उससे ज्यादा हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम पहले करेंगे ना, लेकिन उससे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन हम जरूर करेंगे कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या टर्म्स यूज होंगे, कि भाई लाइगेंड क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है और सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, सब थोड़ा बहुत बेसिक बातें हम कर लेंगे। हाँ, NH3 सॉल्यूशन में घूम रहा होगा, बट देयर इज नो वे टू कंफर्म इट डायरेक्टली, बट हाँ फर्स्ट होगा डॉट समथिंग NH, डॉट 2 NH3, डॉट 1 NH3, डॉट 3 NH3 ऐसा करके एडिशन कंपाउंड टाइप का, है ना। हाँ हमको Cl का अमाउंट तो Ag प्लस के अमाउंट से पता चला AgCl। हाँ, बट अगर ये सारे बनेंगे ना नहीं जरूरी नहीं है सारे साथ में बनेंगे, जरूरी नहीं है। सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि इस फॉर्मूले के साथ, जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसके साथ इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से सारे हो सकते हैं, मतलब अब अगर आप मिक्सचर बना रहे हो तो सारे भी हो सकते हैं, बट इंडिविजुअली एक को कैसे हम एनालिसिस करेंगे वो हम देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही कंपाउंड सारे एक साथ ही बनाएंगे, ये या तो इस फॉर्म में होगा या उस फॉर्म में होगा या उस फॉर्म में, किसी भी एक फॉर्म में होगा एक्चुअल रियल वर्ल्ड सिनेरियो, है ना। सारे एक साथ होंगे इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्टेबिलिटी भी हम करेंगे आराम से, भी पहले वाले की ज्यादा बस, है ना, पर हम करेंगे स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया, लिख लिया सबने। सो द एक्चुअल डिस्कवरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहां से स्टार्ट हुआ कि जब हमने जो एक्सपेक्टेड कटायन या अनायन थे अगर वो अपने को नहीं मिल रहे सॉल्यूशन में, तो हमने और डीप स्टडी करी कि भाई कहां जा रहे हैं वो, तो हमें पता चला कि जो भी कटायन हमें मिल रहा है उसके अलावा बाकी सब मिलके एक सिंगल अनायन बनाएंगे, या फिर जो भी अनायन हमें मिल रहा है उसके अलावा बाकी सब मिलकर सिंगल कटायन बनाएंगे। विच मींस कि ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पार्ट सिर्फ कटायनिक ही होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायनिक भी हो सकता है। न्यूट्रल तो दिख ही रहा है आपको, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायनिक और जो दूसरा पार्ट अनायनिक हो सकता है, सिंपल आयन। कॉम्प्लेक्स पार्ट अनायनिक, दूसरा पार्ट कटायनिक हो सकता है, सिंपल कटायन, जैसे K4FeCN6, है ना। दोनों न्यूट्रल हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट कटायनिक भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है और अनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स ही है, ऐसा भी हो सकता है कि दो कॉम्प्लेक्स यूनिट मिलकर एक सॉल्ट बना रही है। तो वो सारे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में देखेंगे, ठीक है। यहां तक हो गया सबका, ओके। नाउ ठीक है, रशियन ब्लू सबसे पहला डिस्कवर्ड कंपाउंड था। रशियन ब्लू को हमने पढ़ा है, कहां पढ़ा है, PO3, राइट। सो फर्स्ट डिस्कवर्ड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रशियन ब्लू, ठीक है। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, सॉल्ट्स ही तो हैं, तो हम पहले इन सॉल्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो सॉल्ट को क्लासिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपने पढ़ा होगा सिंपल सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। बस डबल सॉल्ट के अलावा एक और तरह के एडिशनल सॉल्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो हम आज पढ़ रहे हैं। सो सिंपल सॉल्ट की को कैसे डिफाइन करोगे, मतलब क्या इसमें प्रॉपर्टीज है। आप बोलोगे कि इन अ सॉल्यूशन, साथ साथ में लिखो, इसमें कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ, अरे बातें मत करा करो, properties of all the cations and anions, कौन से वाले, सिंपल कटायन और अनायन जो है, will be observed, है ना, कि जो भी फॉर्मूले में आपको दिख रहा है वही आपको सॉल्यूशन में भी उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे आपको Na+ और Cl- दिख रहा है फॉर्मूले में, तो सॉल्यूशन के अंदर भी आपको Na+ और Cl- मिलेगा।
या MgCl2 या BaCl2 या Na2SO4 जो भी सॉल्ट लेके आओगे सिंपल सॉल्ट, उसमें सॉल्यूशन के अंदर उनके आयंस की प्रॉपर्टीज एज इट इज आपको देखने को मिलेगी। एडिशन कंपाउंड में दो तरह के होंगे, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, जैसे मैंने अभी पोटास में बताया था क्या कि मल्टीपल सिंपल सॉल्ट के एडिशन कंपाउंड्स होंगे, है ना। सो पहले तो डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल simple salts to form addition compound. Now, ऐसा नहीं है डबल सॉल्ट में क्या है, डबल सॉल्ट और सिंपल सॉल्ट में सिर्फ डिफरेंस ये है कि मल्टीपल कैटायंस और मल्टीपल एनायंस मिलेंगे, है ना। जैसे इसमें अच्छा व्हेन आई से मल्टीपल आई मीन टू से मल्टीपल टाइप, नंबर में मल्टीपल नहीं, मल्टीपल टाइप ऑफ कैटायंस मिलेंगे, राइट। सो इसमें क्या होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ, इसमें भी सारे कैटायंस की प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटी ऑफ ऑल डिफरेंट कैटायंस और एनायंस will be observed in आपका सॉल्यूशन और कोई भी सॉल्यूशन जहां पे बनाएंगे। जैसे K2SO4 वाले बताया कि आपको पोटेशियम में मिलेगा, एल्यूमिनियम के +3 भी मिलेगा, सल्फेट भी मिलेगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी मिलेगी। मिलेगा मतलब हम ऐसे गेस नहीं करने की मिलेगा, उनकी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व हुई है तभी हमें कमेंट करना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होगा, आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी जो भी हम लिख रहे हैं of some of the ions will be lost as they will be forming क्या complex units। single complex units। इसका मतलब क्या है कि जब आप उसको, जो मैंने स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन दिया कि जब आप उसको पानी में डालोगे तो आपको एग्जैक्टली क्रोमियम +3 मिले नहीं मिलेगा, क्रोमियम +3 की जगह कोई दूसरा +3 मिलेगा विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमियम एंड सम अदर एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन इसलिए आते हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज है इनका ना। बहुत सारे मेडिसिन में आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। उसके बाद और भी क्लोरोफिल, ऐसे कॉमन एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखे हैं, पहले स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में लिखा रहता है सब, राइट। तो ऐसे ये तो कुछ सिंपल एग्जांपल है और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमें यूज आते हैं रिलेटेड, सिस्प्लैटिन, ट्रांसप्लैटिन ऐसे यूज होते हैं, ट्यूमर ड्रग, कैंसर ड्रग्स, ये सब में बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम यूज करते हैं। लिख लिया? अभी प्रिंट नो प्रिंट में कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अभी तो क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट। हाँ, सब कुछ डबल सॉल्ट है, कुछ कॉमन डबल सॉल्ट्स हैं जिनका हम क्लासिफिकेशन ऐसे कर लेते हैं कि जैसे कोई भी जनरल फॉर्मूला होगा एलम का, तो उसमें जनरली हम ऐसे देखते हैं कि एक मेटल होगा मोनोवैलेंट, एक मेटल होगा ट्राईवैलेंट और उनके सल्फेट का एडिशन कंपाउंड होगा। जैसे यहाँ पे मोनोवैलेंट में सिर्फ लिथियम नहीं हो सकता, याद रखना, क्योंकि लिथियम का प्रोटेक्टिंग पावर बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा अमोनियम, पोटेशियम, किसी के भी कॉम्बिनेशन से अगर आप इस तरह कंपाउंड बनाओगे, जैसे K2SO4.Al2SO4.24H2O को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम, है ना। सिमिलरली मोर सॉल्ट है, मोर सॉल्ट क्या है, अमोनियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट, उसके बाद FeSO4, ये डबल सॉल्ट है बट ये आलम नहीं है ना। यहाँ पे FeSO4 और यहाँ पे इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे जब इसको पानी में डालोगे तो अमोनियम के 2 आयन, सल्फेट के कितने, 2 आयन और आयरन +2 के
कितने आयन मिलेंगे? एक। तो इस तरह से टोटल 5 आयन मिलेंगे सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा, दूसरा कोई अगर हमें मान लो बनाना हो इसके अलावा तो क्या बना सकते हो आप? NH4 SO4 डॉट Al2 SO4 होल थ्राइस और 24H2। मतलब इस तरह की कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो एल्यूम के लिए। वो एल्यूम का एक जनरल डेफिनेशन है। पोटास एल्यूम इज द कॉमन कंपाउंड, है ना। पोटास एल्यूम क्या होता है? फिटकरी। फिटकरी क्या होता है? आपका फेवरेट। हाँ, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट का होता है ना। तो क्या नॉलेज के लिए थोड़ी बाकी बाकी केमिस्ट्री तो तुमको बहुत यूज आ रही लाइफ में। हाँ, वहाँ वाटर फिल्टर में भी यूज होता है। बहुत सारे यूजेस है उसके। बॉडी ऑर्डर रिमूव करने में भी यूज होता है पोटास एल्यूम। हाँ, एक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको डिओड्रेंट नहीं यूज करना है तो आप पोटास एल्यूम यूज कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल फर्स्ट ऑफ ऑल, और वेरी इफेक्टिव। मतलब ये इफेक्टिव ऐसे नहीं है कि ऑर्डर को सप्रेस करता है, ये एक्चुअली में उसके अगेंस्ट वर्क करता है। तो बहुत सस्ते में मिलता है, 400 रुपये में मिल जाएगा बहुत सारा, जो 2 महीने चलेगा, है ना। पूरे शरीर में घिस के आ जाओ। हाँ? अरे पर नहा लो इज नॉट द सोल्यूशन ना। नहा लो इज नॉट अ सोल्यूशन, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि उससे लगा के तुम नहाना बंद कर दो और तुम वो हो जाओगे, बट द पॉइंट इज कि हाँ, इफ यू यूज इट प्रॉपर्ली तो 24 आवर के लिए तो टेंशन फ्री रह सकते हो। तो उसके बाद फिर ऑफ कोर्स बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो फिर वो फिर से इम्पैक्ट बढ़ेगा उनका, तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा। हाँ, कौन सा है ये? फर्स्ट है, फर्स्ट है ग्रुप। अल्कली मेटल्स उन्हीं को कहते हैं ना, फर्स्ट है। ठीक है। नाउ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो ना कोई इधर देखेगा और ना कोई कुछ लिखेगा, सब यहां ध्यान दें। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं और उनको समझने की कोशिश कर। जैसे एक कॉमन वैसे एग्जांपल लेता हूं जो आपने देखे होंगे, K4FeCN होल 6। ये पहला एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लेट्स से Cr NH3 होल 6 Cl3। और तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं Cr NH3 होल 6 CrCl6। ठीक है, ये 3 तरह के कॉमन एग्जांपल लिए जो हमें देखने को मिल सकते हैं ना। इसके कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, बट इस तरह के नॉर्मल एग्जांपल्स हैं। नाउ इफ यू dissolve this compound in aqueous solution or any of the solution जिसमें soluble हो। हाँ भाई, आ गया क्या पूरा? ध्यान दो यहाँ पे। इफ यू डिजोल्व दिस कंपाउंड, इनका कोई भी आयन अगर हम देखेंगे सॉल्यूशन में, जब तुम इसको डालोगे तो तुम्हें क्या क्या आयन्स मिलेंगे? क्या तुम्हें Fe+2 मिलेगा? Fe+2 तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। पर क्या देखने को मिलेगा? पोटेशियम प्लस मिलेगा अपने को, A+ मिलेगा, और पूरा ये Cn- आयन भी नहीं मिलेगा, है ना। क्या नहीं मिलेगा? तो Fe+2 हमें सॉल्यूशन के अंदर नहीं मिलेगा, और Cn- आयन भी हमें सॉल्यूशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो एंटिटी है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है यहाँ पे, वो एक साथ मिलेगा, और उसमें क्या होगा कि 4- चार्ज होगा, है ना। तो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स अनायन है, कॉम्प्लेक्स अनायन है। दूसरा ये जो एग्जांपल है, इसमें तुम्हें Cl- आयन मिल जाएगा, क्रोमियम +3 आयन नहीं मिलेगा, और अमोनिया तो वैसे भी कोई आयन नहीं है, तो ठीक है, ये रहेगा। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है क्या है? वो कॉम्प्लेक्स कैटायन। हाँ। तीसरा
कि यहां पे जब तुम देखोगे तो तुम्हें ना तो Cr+3 मिलेगा ना Cl- मिलेगा, दो ही आयन है वैसे, है ना। क्रोमियम+3 भी देखने को नहीं मिलेगा और Cl- आयन भी देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा हमें? कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस कॉम्प्लेक्स अनायन मिलेगा। कॉम्प्लेक्स अनायन मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स अनायन की फॉर्मेशन को थोड़ा और डिटेल में जाए, उसको समझे कि भाई क्या हो रहा है, तो हमें पता चलेगा कि जैसे ये एग्जांपल लेते हैं FeCN6 वाले में, Fe के चारों तरफ से, मतलब चारों तरफ जैसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर से साइनाइड आयन आएंगे, राइट? आएंगे, बोलो। ऊपर 4- चार्ज होगा जब। तो इस स्ट्रक्चर में देखो क्या क्या हो रहा है कि Fe को साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लोन पेयर। तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो देखो 2 मिनट फोकस करना, सारी चीजें एक पूरी मतलब जो केमिस्ट्री इसकी होने वाली है वो हमें समझ में आ जाएगी क्या क्या होने वाला आने वाले समय में। बेसिक डेफिनेशन अगर हम बात करें तो Cn इज अ लुईस बेस। एनीथिंग दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू एनी कंपाउंड इज कॉल्ड लुईस बेस। Fe जो है यहाँ पे Fe+2 वो क्या है? लुईस एसिड है। उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड है तो डायरेक्शनल होगा, डायरेक्शनल होगा तो उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, और स्ट्रक्चर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी होगा। समझ में आ रहा है सबको? ऑल्सो Fe के अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि वो बॉन्ड जो है वो कौन से ऑर्बिटल से बन रहा है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो वही होता है, राइट? तो Fe+2 है लेट्स से, तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? H2D6 होता है आयरन का, आप उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? D6 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा सिर्फ, राइट? तो S का ऑर्बिटल खाली पड़ा है और आगे के D खाली पड़े, और अंदर के D खाली हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? उसको हम कहते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि अंदर के D6 में अगर D6 के इलेक्ट्रॉन सारे अंदर वाले D में 3D में एडजस्ट हो जाए अगर 6 इलेक्ट्रॉन, तो अंदर का D का 2 ऑर्बिटल बचेगा और S का 1, और बाकी के D के, और कितने यूज चाहिए अपने को? सॉरी, उसके बाद P है, S के बाद P आएगा, P के बाद फिर 4D आएगा। ये समझ पा रहे हो क्या? 3D ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल। सो इफ वी कैन एडजस्ट समहाउ, मतलब ऐसे नहीं कि हम मन से एडजस्ट करेंगे, देयर आर सम कंडीशंस कि कब वो पेयरिंग होगी और कब नहीं होगी। बट मान लो फॉर इंस्टेंस की पेयरिंग हो गई, तो D6 के सारे इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में अगर एडजस्ट हो गए तो अंदर के 2d खाली है, बाहर का एक s खाली है, उसके बाहर 3p खाली है। उन तीनों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो हाइब्रिडेशन होगा D2sp3। और अगर अंदर का D खाली नहीं कर पाते हम लोग तो हाइब्रिडेशन होता है sp3, और 2 और डोनेट करने पड़ेंगे, 4 ही हुए ना sp3 में, D2 sp3 D2, हाँ 4d का ऑर्बिटल वहां पे यूज होगा। सो ये है इसकी हाइब्रिडेशन जो हम पढ़ेंगे। अब पेयरिंग के लिए पढ़ना कि कब होगी कब नहीं होगी, तभी हाइब्रिडेशन चेंज होता रहेगा। और तो इसको हम कोऑर्डिनेशन पॉलीगन बोलते हैं, या जो भी जिस भी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। नंबर बॉन्ड्स जो ये बना रहा है इसके थ्रू, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने बॉन्ड सेंट्रल मेटल आयन बना रहा है विद द कोऑर्डिनेशन विद द लिगैंड, उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, एक लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसको हम कहते हैं लिगैंड की डेंसिटी, कि कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है। अगर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है एक बार में, कर पाता या कर रहा है, मतलब कर सकता है, इज नॉट द कंडीशन, कर रहा है इन द गिवन कंपाउंड, तो उसकी डेंसिटी 2 हो जाएगी। 3 करेगा तो 3, 4, इसी तरह से आप बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट। अच्छा, कोई लिगैंड जिसके पास 2 लोन पेयर है 2 अलग अलग एटम पे, पर डोनेट वो किसी एक से ही कर सकता है एक बार में, तो क्या बोलेंगे उसको? एम्बिडेंटेट लिगैंड। जैसे हमने एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था। तो अब इन स्टेटमेंट्स को हम समझते हैं, ये सारी बातें अगर हमें समझ में आई तो, कि सम आयंस लूज देयर आइडेंटिटी। कैसे भाई? Fe+2 आयन की हमें मिल नहीं रही कोई प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में, Cn- आयन की कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, ऐसे सब में अलग अलग आयंस जिनकी आइडेंटिटी, देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा, एटलीस्ट वन मेटल आयन इज प्रेजेंट व्हिच एक्ट्स एज लुईस एसिड। कौन है? जो आयरन है यहाँ पे। पहले एग्जांपल में Fe+2 है, दूसरे में क्रोमियम+3 है, तीसरे में क्रोमियम+3 है, उधर भी क्रोमियम+3 है। एंड इट इज सराउंडेड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयंस
which act as Lewis base. जो लुईस बेस है, जो लाइगेंड जिसको हम कह रहे हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकता है और अनायनिक भी हो सकता है और कटायनिक भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या काम करेगा, लुईस बेस का। तो ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इसमें लुईस एसिड कौन है, या इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल आयन एक्ट्स एज लुईस एसिड, ठीक है। नाउ aqueous solution of complex salt does not give characteristics of कौन सा, कोई भी आयन जिससे ये बना है, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी ट्रू कि आपको वही पॉइंट जो मैं बता रहा हूं कि Fe+ सॉल्यूशन में मिले, ये जरूरी नहीं है। मतलब कुछ आयंस मिल सकते हैं, कुछ आयंस नहीं मिलेंगे ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या आयन जो लुईस बेस का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बस वही हो गया। नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय ligand to central metal ion, CMI is central metal ion, is called denticity, and number of coordinate bonds formed by central metal ion in the given complex compound is called coordination number. क्लियर है सारे पॉइंट्स। अब आप ये डायग्राम बना लो और लिख लो। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, द लुईस बेस इन द कंपाउंड, जैसे यहाँ पे Cn-, यहाँ पे अमोनिया है ना, वैसे ही कहीं कार्बोनिल हो सकता है ना, CO। कोई डाउट है किसी को इन पॉइंट्स में, लिखो। पूरा लिख के लाओ, जगह नहीं छोड़ी, जगह नहीं छोड़ी। Central metal ion, CMI is central metal ion. So ligands क्या होता है, लुईस एसिड या लुईस बेस, सेंट्रल मेटल आयन लुईस एसिड, है ना। कहाँ है, क्यों, हाथ निकालो। लिख ही लो, कुछ लिख लोगे तो याद रहेगा थोड़ा बहुत, ऐसे देखो, नहीं तो घर जाओ वीडियो देख लेना, अपलोड कर ही दूंगा। क्या घर जा रहे हो फिर, ऐसे रफ में लिखते रहो, एनोटेट करने से वो मेमोरी रहती है उसकी, क्या डिस्कस हुआ। हाँ इंस्टेंट है ना, अच्छा। कोई डाउट किसी को, किसी को कोई कंफ्यूजन है भाई तो बता दो अभी। हाँ बताओ, करेंगे, चिंता मत करो, वही करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही वही है चैप्टर का, तो वो तो करेंगे, 3 लेक्चर वही चलेगा। कंपाउंड की डेंसिटी नहीं होती, डेंसिटी इज डिफाइंड फॉर लाइगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड फॉर द सेंट्रल मेटल आयन। कंपाउंड के कुछ नहीं होता, कंपाउंड तो इनके कॉम्बिनेशन से बन रहा है ना। लाइगेंड की डेंसिटी 1 है यहाँ पे, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। कहाँ थे तुम, शॉर्ट में तो बता रहा हूँ ऑलरेडी कि कोई भी कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें क्या क्या यूनिट्स है, सेंट्रल मेटल आयन है, लाइगेंड है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है। सेंट्रल मेटल आयन को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको लाइगेंड कहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है वो उसकी डेंसिटी हुई, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड सेंट्रल मेटल आयन बनाएगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो लुईस एसिड हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो लुईस बेस। बस इतनी बातें यहाँ डिस्कस, मतलब लिख सकते हो या टाइम के साथ वैसे याद हो जाएगा। So complex part can be cationic, complex part can be anionic. In any complex unit there will be 2 parts, a Lewis acid and a Lewis base. Lewis acid is central metal ion, Lewis base is ligand. Number of electrons donated by each ligand is called denticity of that ligand. Number of coordinate bond formed by the central metal ion using all the ligands available is called coordination number of the central metal ion.
यस तुम बातें कर रहे थे ना, तो सबसे पहली स्लाइड पे बताया मैंने यही था। ये क्या था, ये वैसे सॉल्ट जिसके आयंस वो सॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलेंगे जो हमें फॉर्मूले में देखने को मिलता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। देख के थोड़ी करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट से करते हैं। देख के तो हम NaCl को भी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, सबको हम एक्सपेरिमेंट से ही करते हैं कि भाई कहां थे तुम जब स्टार्ट किया था, कि जो आयन तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर उसकी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में नहीं मिली, मतलब वो आयन कहीं ना कहीं किसी यूनिट में ट्रैप्ड है, और उसी यूनिट को हम कॉम्प्लेक्स यूनिट कह रहे हैं। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर सिंपली सॉल्ट्स in which anions or cations, any of them, are not the ones that you expect them to be based on the formula of the compound, है ना? Yes. एक से ज्यादा तो भी होगी, क्यों नहीं हो सकती? होगी, करेंगे ना, अभी पूरा स्टार्ट कहाँ हुआ है, सब होगा। क्या कोई कंपाउंड मल्टीपल लोन पर डोनेट नहीं कर सकता? क्या कर सकता है, एक एटम के थ्रू नहीं कर सकता है, पर मान लो एक 6 मेंबर के कंपाउंड है या 5 मेंबर का कंपाउंड जिसके एक एंड पे लोन पेयर डोनर है, दूसरे एंड पे लोन पेयर डोनर है, तो दोनों मिलकर साइकिल नहीं बनाएंगे सेंट्रल मेटल के, है ना? तो होता है, डेंसिटी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होंगे? वैसे सॉल्ट जिनके सिंपल कटायन या अनायन नहीं होंगे, उनके कटायनिक और अनायनिक यूनिट ही कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, लिख लिया। अब ये लिखने का टाइम नहीं दूंगा मैं। हाँ, हाँ। पर हम तो डेंसिटी इसको बोलते हैं कि एक लाइगेंड से कितना लोन पेयर, ट्रू, पर एक लाइगेंड तो एक ही बॉन्ड बना पाएगा। अरे तो रुको ना भाई, वेट करो, बनवाऊंगा मैं 4 बॉन्ड लाइगेंड्स, टेंशन मत लो, आज ही हो जाएगा, है ना? सारे लाइगेंड्स तुम्हें पता चल गए क्या अभी से? नहीं ना, तो वेट करो। हाँ, अब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या सिंपल यूनिट्स, क्या क्या कीवर्ड्स होंगे वो हमें समझना जरूरी है। जैसे चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, यहां पे कितना चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स यूनिट में बताओ? हाँ, +3 चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स यूनिट पे। तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा मैं, जहां जरूरत नहीं है, मैं सीधे यहाँ पे टैग कर दूंगा, आप देख लेना, समझ जाना क्या है। लाइगेंड क्या है यहाँ पे? अमोनिया, ठीक है। फिर सेंट्रल मेटल क्या है यहाँ पे? क्रोमियम। और सेंट्रल मेटल आयन क्या है? क्रोमियम +3, ठीक है। उसके बाद काउंटर आयन क्या होता है? Cl-। काउंटर आयन है Cl-, उसके नंबर 3 है ना? उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी के लिए तो ये वाला नंबर है, लेकिन एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर ये नंबर हो ये जरूरी नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? दैट इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by CMI in the given coordination compound, ठीक है? प्रॉपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यस। तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, अगर हम उसका फॉर्मूला बनाए जनरल, वैसे तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बट तो ये होगा समेशन ऑफ DI LI या DI NI, जहां पे D है डेंसिटी ऑफ एनी लाइगेंड I एंड N है नंबर ऑफ दैट लाइगेंड, ठीक है? कि किसी की डेंसिटी अगर 2 है पर उसके नंबर भी 2 हैं, तो उसके में वो सिर्फ वो लाइगेंड 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कंट्रीब्यूट करेगा, और बाकी अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 6 है तो 2 कहीं और से। समझ पा रहे हो आप कि डेंसिटी ऑफ द लाइगेंड और ये नंबर ऑफ सच लाइगेंड्स। अगर एक लाइगेंड 2 बॉन्ड बना सकता है और ऐसे 4 लाइगेंड है, तो डेंसिटी 8 हो गई ना भाई टोटल, मतलब टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 हो गया ना। तो वही हम लोग कर रहे हैं कि भाई अगर कोई लाइगेंड पॉलीडेंटेट है तो उसके हिसाब से आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। कोऑर्डिनेशन नंबर लाइगेंड से डिसाइड नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ लाइगेंड से डिसाइड होता है।
मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल लाइगेंड्स की डेंसिटी क्या है। lone pairs accepted by Yes, number of lone pair accepted by central metal ion is also equal to number of coordinate bonds formed, तो वही हो गया है ना, वही है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग है, वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो पूरे को एक साथ हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, है ना, या कॉम्प्लेक्स यूनिट। हाँ हाँ, ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज द एंटायर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन पॉलीगॉन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोई भी ऐसा कीवर्ड हो तो समझ जाना कि उस ब्रैकेट के अंदर वाले सब्सटेंसेस की बात हो रही है एक साथ। हाँ, अभी के लिए तो सीआरपी आएगा, पर चार्ज और सेंट्रल मेटल आयन और ये सब अलग है। लिख लिया? अगर अनायन और कैटायन दोनों कॉम्प्लेक्स है, काउंटर आयन क्या होगा? कोई भी काउंटर आयन तो रिलेटिव टर्म है ना, वैसे भी रिलेटिव टर्म ही होता है। Na का काउंटर आयन Cl माइनस है, Cl का काउंटर आयन Na प्लस है ना। तो अभी हम काउंटर आयन इसमें इसलिए डिफाइन कर पा रहे हैं क्योंकि हम कोऑर्डिनेट को हमने रेफरेंस मान लिया कि भाई इसके रिस्पेक्ट में काउंटर आयन क्या है ना। ठीक है, बताओ कौन है लुईस एसिड? हाँ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लुईस एसिड कौन होता है? सेंट्रल मेटल आयन, सो CO+3। बाय द वे Cl माइनस क्या है? काउंटर आयन। ये हो गया आपका लुईस एसिड, ये क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये हुआ लाइगेंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। तो ये बेसिकली रिडॉक्स का क्वेश्चन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंट्रल मेटल का, है ना। क्या होगा इसमें बताओ? साइनाइड पे टोटल 6 नेगेटिव चार्ज होता है, 4 नेगेटिव दिख रहा है, मगर बाकी का 2 पॉजिटिव कहा गया, 2 नेगेटिव कहा गया, वो Fe+2 को न्यूट्रलाइज करने में। तो इसमें CMI क्या हुआ? Fe+2। दूसरे में क्या होगा? Na। तीसरे में क्या होगा? Na+2 अगेन। चौथे में Cu+2। नेक्स्ट में Cr6, टोटल 3 माइनस क्या हो जाएगा? Cr+3, और यहाँ पे भी Cr+3। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, जस्ट बेसिक एक इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट हो जाए इसलिए, है ना। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स लिखते चलो फटाफट। 2 माइनस, क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके 2 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे भी 2 माइनस। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ठीक है, यहाँ पे माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है बाय द वे, लेकिन हाँ चार्ज कितना है इस पे? -1। यहाँ पे पोटेशियम पे 2 पॉजिटिव, तो काउंटर जो है कॉम्प्लेक्स उस पे 2 नेगेटिव। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या है? 6। हाँ, सो ग्लाइसिन पता है आप लोग को? ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है, सुना तो होगा ना। ग्लाइसिन नहीं सुना कभी? ग्लाइसिन नहीं सुना? सुना होगा, ग्लिसरीन तो। ग्लाइसिन इज अमीनो एसिड। सो ग्लाइसिन का H+ अगर हम निकाल दें तो उससे जो बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइसिनेट। किसी से भी H+ निकालो तो 8 या 8 या 8 ऐसे कुछ बनता है। तो ग्लाइसिनेट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ग्लाइसिन, और वो एज ए लाइगेंड काम करता है। और पहली बात तो ये कि वो एज ए लाइगेंड काम करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो एक बाइडेंटेड लाइगेंड होता है। नाउ यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कुछ कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसे ये जो आप देखते हो, जैसे ईन लिखा है यहाँ पे और GLY लिखा है, ये एक्चुअल में कोई एलिमेंट नहीं है। ये बड़े से कॉम्प्लेक्स लाइगेंड का सिंपल एक सिंबल है, ताकि हमको कंपाउंड लिखते टाइम बहुत बड़ा ना लिखना पड़े। जैसे ग्लाइसिनेट लिखते हैं यहाँ पे,
फिर यहाँ पे इथेन 1,2 डाइअमाइन लिखते तो वो बहुत बड़ा नाम हो जाता वैसे ही उसका, मतलब नाम क्या, फॉर्मूला ही बड़ा हो जाता, नाम तो छोड़ो, नाम में तो हम लिखेंगे उसको, फॉर्मूला बहुत बड़ा होता था, तो उनके हमने कुछ शॉर्ट सिंबल्स बनाए थे भाई। इथाइलिन डाइअमाइन को हम क्या कहते हैं, इन। तो जैसे ये इन है, ये ईएन जो है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, CH2 NH2 एंड NH2, इसको हम क्या बोलते हैं, इन। अब देखो यहाँ पे मेटल है, अगर ध्यान दो भाई तुम, यहाँ पे मेटल है, तो ये लोन पेयर यहां से डोनेट कर दे और ये लोन पेयर यहां से डोनेट कर दे, तो ये हो गया इसका बाइडेंटेट लाइगेंड। लाइगेंड एक ही है पर बॉन्ड दो बना रहा है सेंट्रल मेटल आयन के साथ, ठीक है। अच्छा, कोई भी बाइडेंटेट, कोई भी लाइगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, वो ऑफ कोर्स या तो बाइडेंटेट होगा या ट्राइडेंटेट होगा या टेट्राडेंटेट, ऐसे कुछ होगा, मोनोडेंटेट साइकिल तो नहीं बना सकता। तो ऐसे लाइगेंड्स का एक और नाम देते हैं हम लोग कीलेटिंग लाइगेंड्स। हाँ, ठीक है। एनीवेज सारे डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे इधर, डोंट वरी। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो वापस तो पढ़ना ही है, बट द पॉइंट इज कि थोड़ा बहुत हम कहीं ना कहीं इसको पढ़ते हैं। इफ यू रिमेंबर, अमाइन अमोनिया के बेसिक स्ट्रेंथ में भी एक कंडीशन में डिस्कस करी थी, किलेटिंग, कि दो लोन पेयर अगर ऐसे हो कि एक किलेटिंग साइकिल बना दे तो वैसे वाले बहुत अच्छे बेस होते हैं, है ना। एनीवे, सो बाइडेंटेट लाइगेंड का एग्जांपल ये है, बाकी ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट हर तरह के लाइगेंड्स होते हैं, वो हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, क्या नहीं समझ सकता मुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ छोड़ो, तुम मैं क्या लिखा है समझ में आ रहा है। देखो ऐसे बोल दे रहा है कि नहीं समझा और फिर साथ साथ में तुम लिख भी रहे हो, तो फिर कैसे समझ में आएगा, है ना। या तो तुम फोकस करो और नहीं समझा तो मैं मेहनत करूं, मैं मेहनत करूं और तुम उसको इग्नोर करो तो मेरे मेहनत का क्या फायदा। हाँ, अगर कोशिश नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं कि दो बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ, क्या बड़ी बात है इसमें, तो अलग अलग पर ये कंपाउंड तो एक ही है ना मेरे भाई। ये इधर से इलेक्ट्रो इसने लोन पेयर डोनेट किया, ये वाला लोन पेयर इसने इधर से डोनेट किया, और ये पूरा तो एक ही कंपाउंड है ना, तो लाइगेंड तो कंपाउंड तो एक ही है ना, लाइगेंड तो कंपाउंड को बोलते हैं ना। अच्छा, H2SO4 को एक कंपाउंड मानोगे कि दो, और वो H+ तो दो देता है। क्वेश्चन इस बात का, वो कैसे एक्ट करता है और वो क्या है, दो डिफरेंट आइडेंटिटीज है ना, कि वो दो H+ आयन डोनेट कर सकता है पर वो कंपाउंड एक ही है। तो वैसे ही ये दो लोन पे डोनेट कर सकता है पर कंपाउंड एक ही है, और इसलिए तो हम इसको बाइडेंटेट कहते हैं। इसलिए तो H2SO4 को आप डाइप्रोटिक एसिड कहते हो, है ना। तो बाइडेंटेट लाइगेंड इज एनी लाइगेंड व्हिच कैन डोनेट टू लोन पेयर्स टू द सेंट्रल मेटल आयन, not a ligand which has two lone pairs, not a ligand which has two atoms containing two lone pairs, a ligand which can actually donate two lone pairs of electron to the central metal ion, जो एक्चुअली में कर सके, जिसके पास हो ये कंडीशन नहीं है ना। जिसके पास दो लोन पेयर है दो एटम पे, पर वो डोनेट एक ही कर पाएगा, वो मोनोडेंटेट ही होगा, और मोनोडेंटेट की एक स्पेशल कैटेगरी में जाएगा, वो एम्बीडेंटेट लाइगेंड, ठीक है। हाँ, दोनों लाइगेंड दोनों बाइडेंटेट है। तो देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे, अच्छा इनको हम डिस्कवर करेंगे आगे। ग्लाइसिनेट जो होता है, ग्लाइसिनेट उस पे टोटल 1 नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने बोला ना कॉन्जुगेट बेस होता है वो। तो ग्लाइसिनेट पे अभी के लिए लिख लो ऐसे, ग्लाइसिनेट पे टोटल 1 नेगेटिव चार्ज होता है, और ये भी एक बाइडेंटेट लाइगेंड है, इन न्यूट्रल। तो ये बाइडेंटेट लाइगेंड और ये भी बाइडेंटेट लाइगेंड, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 6। चार्ज तो डायरेक्ट लिखा ही है। इथाइलिन डायमीन, ये रहा इथाइलिन डायमीन, या फिर इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। तो इथाइलिन डायमीन का, अच्छा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है या 6 है, 6 है। कैसे, क्योंकि बाइडेंटेट लाइगेंड नंबर में कितने हैं, 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। चार्ज डायरेक्ट दिया है इसलिए मैं सीधे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ही कैलकुलेट करवा रहा हूं। ऑल्सो यहाँ पे कितना चार्ज होगा ऑन द कॉम्प्लेक्स पार्ट, +1, क्यों, क्योंकि नाइट्रेट पे होता है -1, तो यहाँ पे हो गया प्लस चार्ज। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, 4 अमोनिया की वजह से और 2 क्लोरीन की वजह से। तो बीच बीच में कुछ टर्म्स मैं बोलता रहूंगा, बट उनको हम आगे डिस्कवर करेंगे। जैसे कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें एक ही टाइप का लाइगेंड है, जैसे इसमें सिर्फ Cl है, इसमें सिर्फ Cn है, इसमें सिर्फ फ्लोरीन है, इसमें सिर्फ क्लोरीन है, इसको बोलते हैं हम होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड्स है, उसको हम कहते हैं हेटेरोलेप्टिक। अगेन इसकी चिंता मत करो सर, मैं भूल जाऊंगा, कल आगे है डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा थोड़ा
इंट्रोड्यूस करता चलूंगा तो याद रहेगा कि होमोलिप्टिक मतलब सेम टाइप के लाइगेंड्स, हेटेरोलिप्टिक मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड्स, नंबर नहीं टाइप। आया समझ में? हेटेरोलिप्टिक लाइगेंड्स क्या होते हैं बताओ बिहान, किसके ख्यालों में खोए हुए होते? हाँ, रोज यही रहता है तुम्हारा। आज तुम्हारे पापा को बुलाते हैं, पता चला 2 दिन में आएंगे। तो भाई जब आए हो इतनी मेहनत करके, टाइम लगा के, अपना प्रीशियस टाइम यूज करके, तो यूज करो ना उसको। अरे पर सुन तो सकते हो ना मेरे भाई, सुन तो सकते हो ना कि क्या बोल रहा हूं मैं। जो बोला मैंने वही पूछा कि क्या बोला, कह रहे तबीयत खराब है सर, यही सब क्वेश्चन आता है। बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही नाम है, मतलब क्लासिफिकेशन है टाइम। GLY पे -1 चार्ज होता है, 0। यहां कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है लास्ट वाले में। क्लियर है ये? काउंटर नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं काउंटर आयन तो निकाल ही लोगे ना यार आप, क्यों? हाँ ये जो है टेबल, ये सबको याद कर लेना है। नहीं करोगे तो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, और अगर कर लोगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, है ना, जो हम आगे धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे जब हम एक्चुअल में जाएंगे चैप्टर में। पर नहीं भी करोगे तो कोई चैलेंज नहीं है, आपको क्वेश्चन में मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर तो दिया ही रहता है, मतलब फॉर्मूला दिया रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता कर ही लोगे ना तुम, क्या है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या हो सकता है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, किसका? अगर 3D सीरीज का कोई भी मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो प्रैक्टिकली कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 होता है। अब कोई क्वेश्चन में 4 दे दिया है तो हम उसी के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर 3D सीरीज का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो फिर वहां पे हम कोई एकदम, जैसे ये सब कब काम आता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला निकालने में काम आता है कि कुछ डेटा दे देंगे, बोलेंगे फॉर्मूला बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वहां पे कुछ नॉलेज आपको पहले से ही है तो काम आएगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी, पैलेडियम और प्लैटिनम, ये सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर इनके 4 होते हैं। जैसे आप लिखते हो ना ZnOH होल 4 2-, याद है ऐसा, या PTCl होल 4 PTCl4 2-, ऐसा। तो ये सब में, या K2HgI4 HgI4, है ना। सो इन सब के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं। गोल्ड और सिल्वर का AgCN होल 2, ये इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। या फिर आप याद करो, ये कहां पढ़ा था हमने? सॉल्युबिलिटी में पढ़ा था, याद है? सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना, मतलब इसको डिटेल में नहीं पढ़ा है बट थोड़ा सा हम जानते हैं कि ऐसा कुछ तो फॉर्मूला होता है। या फिर AgNH3 होल 2, है ना, सॉल्युबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसको हमने डी ब्लॉक में भी पढ़ा था, इसको अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट टॉलेंस रिएजेंट के नाम से, है ना। सो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। हाँ, अगर यही गोल्ड और सिल्वर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा ना। आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाओगे आप एक्चुअली डी ऑर्बिटल खाली करते जा रहे हो, तो डी ऑर्बिटल अगर खाली होता जाएगा तो लोन पेयर एक्सेप्ट करने के नंबर्स बढ़ जाएंगे ना, या लोन पेयर को खींचने की एबिलिटी बढ़ जाएगी बिकॉज चार्ज बढ़ा है ना। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर, जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर यूजुअली ज्यादा है, और ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज हो रहा है थोड़ा सा। ऑल्सो यहां पे जो बाकी तो सब टेबल, ये नीचे वाले में लिखा है कि इनर डी ऑर्बिटल, इनर डी एलिमेंट जो होते हैं मतलब F ब्लॉक, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तक जा सकता है यूजुअली, इसलिए क्योंकि उनका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा हाई है और प्लस उनकी साइज भी ज्यादा है, तो वो ज्यादा नंबर ऑफ लाइगेंड्स अकोमोडेट कर सकते हैं अराउंड देम। जो छोटा एटम होगा उसमें 6 करोगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी वहां पे,
आई थिंक ये सल्फर वाले ऑक्सीजन फैमिली वाले चैप्टर में भी कुछ तो ऐसा डिस्कशन हमने किया था कि ये इतने ही बॉन्ड बना पाता है, इसका 6 ही हो पाता है, पर नीचे वालों पे 8 बॉन्ड भी बना सकते हैं, ऑस्मियम वगैरह का है ना, कुछ तो ऐसा किया था, मुझे ध्यान नहीं है। बट एनीवे, सो बेसिकली बड़ा साइज का अगर कटायन है तो वो ज्यादा लाइगेंड्स को अकोमोडेट कर सकता है अराउंड इट विदाउट एनी हिंड्रेंस ऑफ क्राउडिंग, है ना। सो एफ ब्लॉक वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तक जा सकता है। ग्लिसरीन का 2 ही रहता ग्लिसरीन है, इससे पीछे था ग्लाइसिनेट का, हाँ ग्लाइसिनेट का 2 रहता है। वैसे ग्लिसरीन भी अगर कहीं होगा तो उसमें 2 नहीं होता, बहुत सारे OH, मतलब प्रिंट करना है तो लिखने के लिए तो टाइम ही नहीं है ना भाई। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर का टेबल पता होना जरूरी है ना, उससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको आगे। ट्रांजिशन मेटल्स वाले होंगे हम्म, बता सकते हैं, एब्रेशन तो इजीली बता सकते हैं। एब्रेशन इज सिंपली व्हिच ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन व्हेन इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेटल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उन लोग को तो छोटी के साथ बता नहीं सकते, क्यों नहीं बता सकते? अरे तो पर कॉन्फ़िगरेशन तो होता है ना, उनका एग्जिस्ट तो करता है ना। ऐसा कुछ नहीं, सबका कॉन्फ़िगरेशन हम बता सकते, सबका कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है तभी तो हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना भाई, है ना। ओके, देखो एक चीज ध्यान से देखो, या तो सब लोग प्रिंट कराओ या सब लोग लिखो। सब लोग लिखोगे तो क्लास एक्सटेंड होगी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो अगर सब लोग प्रिंट कराओ, क्योंकि क्या हो रहा है, आधे प्रिंट करा के तो बैठ जा रहे हैं, जो नहीं प्रिंट करा रहे हैं उनके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, फिर जो प्रिंट करा के बैठे वो बातें कर रहे हैं, है ना। तो उस चक्कर में फिर उनको कंट्रोल करने में 1 मिनट लग जाता है कि हाँ भाई शांत हो जाओ, यहाँ ध्यान दो। तो या तो सारे प्रिंट करा के बैठो, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट है वार्नर थ्योरी और स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो वार्नर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए स्टार्टिंग में टू आइडेंटिफाई एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। जैसे हम जो स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख पा रहे हैं ना, तो वहां तक कैसे पहुंचे, उस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे, उसका पूरा डिस्कशन है कि भाई क्या क्या हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसने कुछ बताया कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरह की वैलेंसी होगी। एक वैलेंसी जो इससे पहले हम समझते थे, जैसे CrCl3.6NH3 है, तो आप कहोगे कि भाई क्रोमियम की सर वैलेंसी इसमें 3 है क्योंकि क्रोमियम +3 है, राइट। या K4FeCN6 है, तो उसमें आयरन की वैलेंसी 2 बोलोगे, क्योंकि वही हम अभी तक वैलेंसी हम उसी को बोलते हैं जो कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट उसका है। तो वार्नर ने कहा कि इसकी 2 वैलेंसी होगी, एक को हम कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी व्हिच इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, और दूसरे को हम कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी, दैट इज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कि जितने कोवलेंट बॉन्ड वो बना रहा है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी, व्हिच इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ अगर कोई चार्ज होता है, जैसे Na+ से चार्ज है, चार्ज में कोई डायरेक्शन होता है नहीं। आयनिक कंपाउंड हमने पढ़ा था कि दे आर नॉन डायरेक्शन, राइट। तो जो आयनिक यूनिट होगी दैट विल बी नॉन डायरेक्शन, लेकिन जो कोवलेंट यूनिट होगी दैट विल बी डायरेक्शन। सो यहाँ पे जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, दैट विल बी डायरेक्शन। देन इसमें आयनाइजेबल का मतलब क्या है कि उस पे चार्ज हमें दिखेगा। नॉन आयनाइजेबल का मतलब है कि जैसे मान लो कि CH4 है, तो CH4 में आपको 4 चार्ज दिखता थोड़ी है, एक्चुअल चार्ज थोड़ी है, वो अपरेंट चार्ज है, राइट। तो ये है नॉन आयनाइजेबल, इसको हम आयन के फॉर्म में ब्रेक करके नहीं देख सकते। जैसे साइनाइड पे माइनस चार्ज है, दैट डजंट मीन कि वो माइनस चार्ज के फॉर्म में दिखेगा आपको। वो क्या करेगा, वो बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, तो वहां पर उसकी वैलेंसी क्या होगी, Cn की 1,
और मेटल की क्या हुई 6, FeCl होल 6 की अगर हम बात करें तो। उसके बाद जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? क्या हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते टाइम हम कैटेगराइज करते हैं कि लाइगेंड की वजह से आ रहा है कि काउंटर आयन की वजह से आ रहा है? हम नेट नेट सबका ऐड कर देते, राइट? सो जितने भी आयंस है सॉल्यूशन में उस कंपाउंड के फॉर्मूले में, सबकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज सैटिस्फाइड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सो सैटिस्फाइड बाय अनायंस, जितने भी अनायंस या कटायंस, नॉट जस्ट अनायंस। अनायंस से लिखा ना, आयंस होना चाहिए था, अनायंस या कटायंस। जैसे K4 FeCl होल 6 है, तो आयरन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पोटेशियम और साइनाइड के कॉम्बिनेशन से नेट नेट हम निकाल रहे हैं, राइट? दिस ऑन द अदर हैंड इज सैटिस्फाइड बाय लाइगेंड्स एंड देयर डेंसिटी। कि अगर 2 लाइगेंड है और उनकी डेंसिटी 3 है तो टोटल 6 हो गए। सो उससे अच्छा इस बात से मतलब है क्या इसको कि साइनाइड पे 2 नेगेटिव चार्ज है या 5 नेगेटिव चार्ज है? नहीं, कितने साइनाइड टोटल बॉन्ड बना रहे हैं उससे मतलब है। तो इट इज सैटिस्फाइड बाय लाइगेंड्स ओनली। काउंटर आयन तो अंदर है ही नहीं। जो चीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है उसका सेकेंडरी वैलेंसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? एंड फिक्स फॉर अ गिवन मेटल आयन, अभी हमने लिखा टेबल बना के, भाई एक फिक्स रेंज है या फिक्स वैल्यू है वही रहेगा। लिख लिया? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, तो सर सेकेंडरी वैलेंसी मतलब जो कॉम्प्लेक्स शेयर का पार्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्ट्रिंग। ओके, अगेन डोंट मेक दिस मिस्टेक। बाहर वाले चार्ज का हमने चार्ज एंड कॉम्प्लेक्स का कोई डिस्कशन किया ही नहीं है अभी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। क्रोमियम +3, आयरन +2 जो हम देख रहे थे, नॉट चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज इज नॉट प्राइमरी और सेकेंडरी और एनी वैलेंसी, ठीक है? दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है? हाँ, नहीं वैलेंसी तो जैसे आयरन का +2 +3 कुछ भी हो सकता है ऐसे, है ना? ना क्या होगा बताओ, आरो बताओ क्या है इसमें प्राइमरी वैलेंसी? पार्ट का क्या निकालना? बस प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है मुझे ये बता दो, छोड़ो वैल्यू छोड़ो। व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मान लो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है, रिडॉक्स में पढ़ा था, इनटू 6 इंटू अमोनिया पे कितना चार्ज होता है? 0 +3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो नेट नेट कितना आएगा? +3। सेकेंडरी वैलेंसी 6, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट नोड्स, ठीक है? यहां पे भी प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगा? +3 रहेगा। कोई चीज तो हो ही नहीं रहा ना, यही 3 Cl है, वो कभी अंदर कभी बाहर कहीं भी हो। प्राइमरी वैलेंसी को आयन कहां पे है उससे मतलब नहीं, टोटल आयंस कितने हैं उसका काउंटर चार्ज प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी भी यहाँ पे कितनी है? 6 है। और यहाँ पे भी प्राइमरी वैलेंसी क्या है? 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज अ डिफरेंट थिंग, कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज यहाँ पे +3 है, यहाँ कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +1 है और यहाँ कॉम्प्लेक्स पे चार्ज 0 है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? उसका प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ 0, स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा ना। अरे एक के पास Cl-1 है, एक के पास 3 Cl- आयन है, तो प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ेगा। स्ट्रक्चर सेम रहेगा पर बॉन्ड लेंथ में फर्क पड़ेगा, बहुत सारी चीजें फर्क पड़ेगा। हाइब्रिडेशन सेम रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ सेम रह सकती है। हाँ पर वो टेबल तो मैंने बताया ना आपको, एक्चुअल में वो कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है ना, वो तो नोन वैल्यूज से मैंने आप सारे जो कॉमन कंपाउंड्स है उससे एक टेबल बना दे कि भाई यूजुअली तुम्हें ये देखने को मिलेगा, है ना? तो वो बस इसके लिए है कि वेरीफाई कर पाओ एक बार कैलकुलेट करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद तुम वेरीफाई कर पाओ कि हाँ मैंने सही किया है कि नहीं। और ना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं,
जिनको हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है। सो लिखना बंद करो और इसको समझो। मान लो लाइगेंड न्यूट्रल है ना, तो क्या क्या कर सकते हैं, पढ़ना बंद करो, पहले सोचो क्या क्या कर सकते हैं। न्यूट्रल लाइगेंड हो या आयनिक लाइगेंड हो, डेंसिटी तो होगी उसकी कुछ ना कुछ। डेंसिटी होगी तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल के साथ। अगर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो न्यूट्रल लाइगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में हेल्प कर सकता है। मतलब न्यूट्रल लाइगेंड सेकेंडरी वैलेंसी को ऑल्टर कर सकता है। कोई डाउट? न्यूट्रल लाइगेंड से सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी ही निकाली जा सकती है, प्राइमरी वैलेंसी नहीं निकाली जा सकती। ठीक है। अब अगर लाइगेंड जो है वो चार्ज है, अगर चार्ज है लाइगेंड के ऊपर, लेट्स से पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, तो जो लाइगेंड का चार्ज होगा उसका इंपैक्ट सेंट्रल मेटल आयन पे आएगा। तो मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी को अल्टर कर रहा है। और लाइगेंड है तो बॉन्ड भी बना रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी अल्टर कर रहा है। तो न्यूट्रल लाइगेंड सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को अल्टर करेगा, चार्ज लाइगेंड प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को अल्टर करेगा। काउंटर आयन जो बाहर है, काउंटर आयन कभी लाइगेंड के साथ सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है क्या डायरेक्टली? तो क्या वो सेकेंडरी वैलेंसी को अल्टर कर रहा है? काउंटर आयन सिर्फ क्या करेगा? प्राइमरी वैलेंसी को अल्टर करेगा। इन्हीं पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या कि a neutral ligand satisfies only the secondary valency, it has nothing to do with primary valency. Counter ion satisfies only primary valency क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना ही नहीं रहा है। अनायनिक लाइगेंड जो होंगे, अनायनिक लाइगेंड क्या करेगा? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। और अगर कैटायनिक लाइगेंड हुआ तो कैटायनिक लाइगेंड हो सकता है NO+। both primary valency and secondary। ठीक है। कोई डाउट है इन पॉइंट्स में? कोई किसी को डाउट है बताओ, है ना। जो चार्ज की वजह से होगा वो सेकेंडरी को अल्टर करेगा, प्राइमरी को अल्टर करेगा, फिक्स है। जिसपे भी चार्ज होगा वो प्राइमरी वैलेंसी को अल्टर करेगा, ये फिक्स है। अब अगर वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर है तो वो लाइगेंड हो गया, तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को अल्टर करेगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी के बाहर है तो वो काउंटर आयन हो गया, तो वो सेकेंडरी को अल्टर नहीं कर सकता। बाकी सब ऑब्वियस है, मतलब उस पर इंपैक्ट होगा उसका। जैसे हाँ नहीं, Cl- आयन अंदर हो या बाहर हो, उसका नेगेटिव चार्ज की वजह से सेंट्रल मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो Cl- आयन चाहे लाइगेंड हो चाहे काउंटर आयन हो, वो प्राइमरी वैलेंसी पे इंपैक्ट उसका है। तो वही लिखा कि अगर अनायनिक लाइगेंड है या अनायनिक काउंटर आयन है, वो प्राइमरी वैलेंसी को तो अल्टर करेगा ही करेगा। और अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर है तो उसको हम लाइगेंड भी कहेंगे, वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी अल्टर करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी को अल्टर करेगा। यस। में तो सेम ही दिखा रहा है, वो तो जीरो हो जाएगा ना, तो वो तो चेंज नहीं करेगा। अरे मतलब उसका इंपैक्ट होगा, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। अल्टर मतलब उसको, उसकी वजह से वो सेकेंडरी वैलेंसी या प्राइमरी वैलेंसी आ रही है, चेंज नहीं करेगा। मतलब ऐसे अल्टर का मतलब ये नहीं कि वो चेंज कर रहा है। यस। आज पढ़ने के मूड में आओ क्या? हाँ, नया चैप्टर। हाँ, लिख लिया सबने? हाँ साहिल, बहुत बातें करते तुम, बहुत ज्यादा बातें करते, है ना। 4 दोस्त बनाए तुमने, इधर कभी इधर मुंडी कभी उधर मुंडी, है ना। हाँ भाई, ना ये पार्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस दोनों में पूछे जा चुके हैं। तो इस फंडामेंटल को समझने का क्या तरीका है, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, समझो कि मान लो किसी कंपाउंड का फॉर्मूला ये है ना, हमें नहीं पता कि कौन सा इसमें लाइगेंड है और कौन सा इसमें काउंटर है, हमें बस फॉर्मूला दिया गया। अब अपने को इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में लिखना है, मतलब मॉडर्न फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा और उसके बाहर क्या जाएगा। तो आप देखोगे, अगर आपने मान लो एक्सपेरिमेंट कराया
और आप एक्सपेरिमेंट में एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि सर Cl माइनस आयन तो होना ही चाहिए, है ना, अगर कोई, चलो अमोनिया का कोई नहीं कर सकते बट Cl माइनस आयन तो होना चाहिए। हालांकि अमोनिया है या नहीं उसका भी कंफर्मेशन हम कर सकते हैं, लेकिन लेट्स अज्यूम अभी के लिए हम Cl माइनस का कर रहे हैं। आपने रिएक्शन करा दी इसकी AgNO3 के साथ, देखना बंद करो। अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी AgNO3 के साथ तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि सर AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। आपने रिएक्शन कराई AgNO3 के साथ, 1 मोल कंपाउंड लेके आए और 2 मोल AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 Cl कॉम्प्लेक्स एंटिटी के बाहर है, अब जितने भी फॉर्मूले में है बाकी को अंदर भेज दो और कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से एडजस्ट कर दो, ये बोलोगे। जैसे मान लो ये फॉर्मूला है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कटायन टू अनायन का रेशियो लिखा है, इसका मतलब 4 अनायन है और 1 कटायन है, तो 4 अनायन का मतलब, अच्छा ये हमेशा दिया रहेगा, जरूरी नहीं इसी फॉर्मेट में, बोलेंगे कि 4 AgCl बन रहा है ना, या फिर ग्राम दे देंगे कि इसके इतने ग्राम से इतना ग्राम AgCl बन रहा है, तो बताओ कि फॉर्मूला क्या है उसका, तो उस ग्राम से आप बताओगे कि कितने कॉम्प्लेक्स के नंबर ऑफ मोल के रेशियो में कितना AgCl बन रहा है, और वहां से अगर आपको पता चला कि सर 4 Cl माइनस आयन है, मतलब 4 Cl आप एंटिटी के बाहर लिख दोगे और फिर अंदर क्या लिखोगे, प्लैटिनम, और जो भी बचा कुचा है NH3O6। आई बात समझ में? अच्छा, नंबर ऑफ AgCl फॉर्म होना इज वन मेथड। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि मान लो आपने उसकी कंडक्टेंस कैलकुलेट करी, एक बार आया 1 यूनिट और एक बार आया 4 यूनिट, तो इसका मतलब दूसरे वाले में जो नंबर ऑफ आयंस है वो 4 गुना ज्यादा है पहले वाले से, या तो नंबर में या फिर मैग्नीट्यूड में 4 टाइम्स ज्यादा है, राइट, तो उसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना है नहीं है। समझ पा रहे हो? देयर कैन बी मल्टीपल वेज, करेंगे क्वेश्चंस हैं आगे स्लाइड में, आप उसमें आपको सोचना पड़ेगा कैसे करना है, बट अभी के लिए अगर इस तरह का रेशियो 1:3, मतलब 3 क्लोरीन बाहर रहे होंगे, प्लैटिनम तो रहेगा ही, अब प्लैटिनम का +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, तो आप क्या लिखोगे, NH3 कितने हैं, 5 Cl। उसके बिना कैसे करते हैं? अच्छा तुम ये ले रहे थे, ये पास ये घटता जा रहा है, तो ऐसा भी होता है कि ये 6 है, ऐसा नहीं, प्लैटिनम के ऊपर इसके अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि 6 बॉन्ड 6 लाइगेंड, तो वो तो अगेन वो तो मैंने तुमको बताया है ना अभी कि भाई यूजुअली ये ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है, ये फैक्ट है ना रटा हुआ, वो एक्सपेरिमेंट थोड़ी है ना, वो तो मैंने इसलिए बताया कि वो हेल्प होगी, आप इसलिए तो मैंने बोला कि वो हेल्प करेगा, ये नहीं भी कर पा रहे हो तो अगर टेबल तुमको याद है तो कुछ ना कुछ तुम ट्रायल एंड एरर से कर ही लोगे। टेबल नहीं दिया रहेगा, इस तरह का कोई डेटा दिया रहेगा जिससे तुम वो रेशियो का कुछ निकाल सको। तो अगले वाले में क्या होगा, फिर 2 आयन बाहर है, मतलब Cl2 बाहर है, मतलब Pt NH3 इस बार प्लैटिनम +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, चलिए तो हमें पता ही है, वो पता है अभी आपको, है ना, पर जब एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, जब पहले डिस्कवर हुआ था तब थोड़ी सबको पता था कोऑर्डिनेशन नंबर किसका क्या होता है ना। उसके बाद यहाँ पे Pt 2 Cl बाहर है, NH3 4 होंगे अंदर और Cl2, लास्ट वाले में Pt NH3 3 Cl3 और 1 Cl बाहर, और सबसे एंड में जाएंगे तो Pt NH3 2 और Cl चारों अंदर, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोलाइट बनी नहीं। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम कैलकुलेट करें, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स टू आइडेंटिफाई चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स एंड नंबर ऑफ काउंटर आयंस, और फिर उसको निकालने के दूसरे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई पूछे कि एक कंपाउंड को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करा है ना, और इतने ग्राम उसका मास था, लेट्स से 100 ग्राम उसका टोटल मास था, और उसका मास जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट कराने के बाद 36 ग्राम कम हो गया, तो पूछेंगे कि भाई उसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, मतलब .2H2 या .5H2 या .8H2 क्या था। तो अगर 1 मोल का मास उसका 100 ग्राम है और 1 मोल की रिएक्शन कराई और उसका मास 36 ग्राम से कम हो गया, मतलब 2 मोल वाटर के उसने लूज कर दिए। ना हाउ डू वी नो कि सर H2SO4 से रिएक्शन कराने से वाटर लूज हो गया, क्योंकि H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इस तरह की मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ एक कोई पैटर्न नहीं होगा जिससे आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हो, बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं क्वेश्चन पूछने के, है ना। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, अगर आप देखोगे पीवाईक्यूज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ट्राई करते हैं क्वेश्चंस की कैसे करने हैं। हाँ लिख लो। हाँ क्या चार्ज तो बैलेंस रहेगा ना, क्योंकि ये तो न्यूट्रल कंपाउंड ही है ना। हाँ कंडक्टेंस वाला नहीं समझा,
जैसे मान लो कि अभी रिजल्ट तो पता चलेगी अपने को, इसकी कंडक्टेंस, इसमें टोटल आयंस कौन कौन से हैं, 4 Cl माइनस आयन है और एक प्लस का टायन है, तो इस पे नेट नेट 4 यूनिट का 5 यूनिट का चार्ज है, एक पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव रिवर्स एक्ट करेंगे तो चार पांचों के पांचों सपोर्टिव है, राइट। यहां पे गए 3 Cl बाहर है तो 3 नेगेटिव, और दो इससे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, एक सेकंड को, इसमें कितना था 4 Cl माइनस था ना, तो 4 नेगेटिव चार्ज और 4 पॉजिटिव भी होगा ना, तो 8 यूनिट का, सॉरी माय बैड, तो 8 यूनिट चार्ज था इसमें। इसमें गए तो 3 और प्लस 3 6 यूनिट चार्ज है, 4 यूनिट, यहां पे 4 यूनिट अगेन, ये तो खैर कंपाउंड ही अलग है, और यहाँ पे 2 यूनिट, राइट। तो ये तुमको नहीं लगता ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और ये कम, तो कंडक्टेंस के बेस पे बता सकते हैं कि कितना यूनिट का डिफरेंस है, कितना टाइम्स रेशियो क्या है कंडक्टेंस का, उसके बेस पे हम कमेंट कर सकते हैं ना। कलर से भी कमेंट कर दो। कलर से कैसे, इस केस में नहीं कर पाएंगे, प्लैटिनम के सेम नहीं चैलेंज ये है ही नहीं कि दो डिफरेंट एलिमेंट के कंपाउंड्स हैं, वो तो फिर भी इजी है ना, मतलब सेम एलिमेंट का सेम फॉर्मूला है पर अलग अलग कंपाउंड है, वो है डिफिकल्ट पार्ट। सो सेंट्रल मेटल आयन को कैसे बताएंगे या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आइडेंटिफाई करने के क्या क्या तरीके हैं, एक तो नॉन कोऑर्डिनेशन नंबर जो मैंने अभी आपको टेबल दिया था, जो उससे आप हिडन ट्रायल करके बना लोगे कुछ ना कुछ कंपाउंड। दूसरा बेस्ड ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नाउ हमें अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट है ना, पर सॉल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको, मतलब मैं क्वेश्चन करा दूंगा। पर ऐसा समझो कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो होती हैं जो नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है, सो ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा कि उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कंडक्टेंस मान लो फॉर एग्जांपल वैसा, तो इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये मैंने अभी आपको जैसे स्टार्टिंग से एग्जांपल देते चल रहा हूं क्या, कि कितने AgCl बन रहे हैं उससे आप बता सकते हो कि कितने Cl माइनस आयन उसके बाहर रहे होंगे, सो बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन ऑफ काउंटर आयन, कि कितने जो फॉर्मूले में जो एलिमेंट है Cl है फॉर एग्जांपल, वो कितना बाहर है, तो बाकी का जो होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। एंड देन बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी और आयनिक रेशियो जो हम देखना है। तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, लिखना नहीं है, बस क्वेश्चन करते टाइम इनको हमें यूज करना तो दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उसको हम कैसे एडजस्ट करें कि इस फॉर्मूले इस फॉर्मेट में किसी भी एक फॉर्मेट में हम लेके आ जाए। ठीक है, करें क्वेश्चंस, बताओ क्या होगा इसमें। मैं आपको बता दूं बहुत इजी होते हैं इसके क्वेश्चंस, सिर्फ पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और पहली बार कर रहे हो तो शायद थोड़ा सा डाउट लगे, पर आप देखो कोई ना कोई कॉमन सेंस लगाओ, दिख जाएगा आपको। मिक्स करो, आया और किसी का है सेल 3 चलो देखता हूँ, हाँ नहीं आप करो।
मैं वैसे भी प्रोसेस से जाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा सॉल्व करने। सो मान लो कुछ भी दिया है, फॉर्मूला तो यही है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इतने रहने वाले हैं। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि CO NH3 6 माइनस एक्स ClX, और यहां पे बाहर हो जाएगा कितना, Cl3 माइनस एक्स, ऐसे ही कुछ होगा। जस्ट टू अंडरस्टैंड ऐसे ही कुछ फॉर्मूला जो होगा कॉम्प्लेक्स है, इन्हीं के अरेंजमेंट से कुछ बनेगा। तो अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल लें तो हमारा सारा काम हो गया। अब इसकी रिएक्शन के, अच्छा ये कैसे लिखा मैंने कि टोटल फॉर्मूले में 3 Cl है, तो अगर x अंदर है तो बाकी के 3 माइनस एक्स बाहर होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 माइनस एक्स के फॉर्म में कुछ होगा कि सर अगर x नंबर ऑफ Cl आ गए तो बाकी अमोनिया कितना होगा, 6 माइनस एक्स जितना भी होगा। ठीक है, अब हमने इसकी रिएक्शन का एक इसके साथ AgNO3 के साथ, और AgNO3 के कितने इक्विवेलेंट लग रहे हैं ये नहीं दिया है, एक्सेस दिया है, कितने कंज्यूम हो रहे हैं वो पता चलेगा प्रोडक्ट बनने से। और कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन यू एंड अप फॉर्मिंग AgCl और प्लस जो भी कॉम्प्लेक्स के साथ एंड नाइट्रेट का अनायन है ना, कि जो कॉम्प्लेक्स का कटायनिक पार्ट बच गया वो और नाइट्रेट मिलके सॉल्ट बना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी AgCl1। इसका वेट दिया हुआ अपने को कितना है 2.675, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाए कितने 2.675 डिवाइडेड बाय 267.5, तो ये तो नॉर्मल 0.01 मोल है T0 पर जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तब। एट इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो ये 0 मोल है, फिर तब की बात कर रहे हैं हम ये T0 पे, T0 पे T इज इक्वल टू फाइनल टाइम पे इसके मोल्स 0 हो जाएंगे क्योंकि पूरा कंज्यूम हो जा रहा है, क्योंकि हम एक्सेस एनर्जी यूज कर रहे हैं, और इसके मोल्स कुछ x टाइम्स 3 minus x. 0.001, जितना ये मोल होगा 3 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स इंटू 0.001, यही होगा भाई, जितने Cl बाहर होंगे मल्टीप्लाइड बाय इसके मोल्स उतना ही AgCl आप बना सकते हो। अब ये जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं इसका गिवन मास, दैट इज इक्वल्स टू कितना दिया है अपने को 4.78 अपॉन 143.5, इसको सॉल्व करके हाँ 0.003 आ रहा है रफली, है ना। तो इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस एक्स कितना हो गया 3 हो जाएगा क्या, देखो एक्स की वैल्यू कितनी, एक्चुअली यहाँ पे ये 0.001 है, हाँ अच्छा 1 0 ज्यादा डाल दिया 0.03 है। तो यहां से सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ गई क्या 0, तो फॉर्मूला मिल गया आपको। x अगर 0 हो जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे CO NH3 होल 6 Cl, इतना दिमाग मतलब इतना करना नहीं आपको हर बार, आप सिंपली रेशियो निकाल लो, इसका मोल 0.001 है 0.01 है और इसका मोल 0.03 है, तो रेशियो 1:3 का है, मतलब 3 Cl बाहर है ना, उतना ही करना था इसमें और कुछ नहीं। एक स्टेप और आगे चलते हैं, ये हो गया सबका, चलो ये बताओ आ गया, नेक्स्ट करो, डीपी भी भेजो, एक में CL बाहर आएगा एक में बाहर आएगा, बस तो ये हो गया ये। जिसके पास लोएस्ट नंबर ऑफ आयंस होंगे, हाँ बताता हूँ,
वैसे पढ़ा नहीं, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है। सो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है अगर आप नंबर ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल ज्यादा डालते हो ना पानी में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उतना ज्यादा डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट। जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा था ना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, अब लास्ट ईयर जब ये चैप्टर हुआ था वो सॉल्यूशन चैप्टर के बाद हुआ, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट है वो कर सकते हैं। हाँ, एक में Cl बाहर आएगा और एक में सल्फेट है ना, BaCl2 वाले में सल्फेट और यहाँ पे ऐसे तो AgCl2 बी वो रहेगा क्लास पे ऐसे तो कर लोगे नहीं तो क्वेश्चन। कितने लोगों का आंसर आ गया इसका? ठीक है, कितने लोगों का नहीं आया फिर? कितने लोगों का नहीं आया? हाँ ठीक है, कर रहे हो ट्राई या मैं बताऊं? मैं बताओ। सो हमें दिया गया कि एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला ये, ठीक है, तो CO, ध्यान दो, इस फॉर्मूला से दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो तुम पॉसिबिलिटी के थ्रू जाओ या फिर तुम रिएक्शन के प्रोडक्ट के थ्रू जाओ, दोनों सेम ही बात है। इस फॉर्मूला से पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सर CO NH, अच्छा कुछ भी आप ना पहले से कंक्लूड मत करो कि सर सल्फेट पे दो नेगेटिव चार्ज है तो कहीं वो बाइडेंटेड लाइगेंड तो नहीं है, ये सब दिमाग नहीं लगाना अपने का। जैसे आप एक्स्ट्रा, तो एक पॉसिबिलिटी यहां पे ये है और सल्फेट बाहर है, और दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी ये है सल्फेट अंदर है और सील बाहर। ये दो में से कोई एक A है और दूसरा B है, ये तो क्लियर है सबको? अब बस हम एस्टैब्लिश करने कौन सा A है और कौन सा B है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं AgNO3 के साथ और इसकी रिएक्शन कराएं BaCl2 के साथ, ठीक है, तो कह रहे हैं कि दूसरा वाला जो है वो AgNO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन BaCl2 के साथ रिएक्ट करके BaSO4 बनाता है, which is white precipitate। ये डेटा हमें पता है। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं AgNO3 के साथ तो इस ये AgCl प्रेसिपिटेट बनाएगा, AgCl प्रेसिपिटेट, और जब तुम इसकी रिएक्शन कराओगे BaCl2 के साथ तो जिसमें ऑलरेडी क्लोराइड है वो क्या ही क्लोराइड के साथ प्रोडक्ट बनाएगा, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसका। तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl के साथ बना रहे हो उसमें क्लोराइड बाहर होगा, जो BaSO4 के साथ बना रहे हो उसमें सल्फेट बाहर होगा, तो ये A हो गया और ये, ठीक है, कर लिया सबने? चलो कैटायनिक से उससे भी ना कर सकते हैं क्या? कॉमन सेंस थोड़ा लगा के कर तो सकते हैं। वैसे आया था किसी का ये? सो कैटायन एक्सचेंजर, अनायन एक्सचेंजर हमने पढ़ा था हार्डनेस ऑफ वाटर वाले चैप्टर। कैटायन एक्सचेंज रेजिन, अनायन एक्सचेंज रेजिन करके पढ़ते थे कि एक H+ आयन डोनेट करता है और दूसरा OH- आयन डोनेट करता है ना। हाँ दिया रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको ग्राम इक्विवेलेंट से हिंट तो लग रहा है कि क्या करना है कि मतलब NaOH यूज हो रहा है, मतलब H2SO4 या HNO3 या HNO3 प्लस H2SO4 का कॉम्बिनेशन होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसका प्रोसेस इज लेंथियर देन फटाफट हवा में कर लेना, है ना, कि प्रोसेस से जाओगे तो आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा कि भाई किसमें कौन कौन सा एसिड बन रहा है ना। सो इफ यू मेक दिस रिएक्ट विद कैटायन एक्सचेंजर, तो कैटायन एक्सचेंजर क्या करेगा कि कैटायन को रख लेगा और अनायनिक पार्ट जो है वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी काउंटर आयन होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप यहां पे कैटायन एक्सचेंजर डालोगे तो इससे बनेगा HNO3 और प्लस जो इसका कैटायनिक द कॉम्प्लेक्स पार्ट विच इज अ कैटायन वो चला जाएगा कैटायन एक्सचेंजर के साथ। अगर आप यहां पे कैटायन एक्सचेंजर डालोगे तो ये बनाएगा H2SO4 और अगर आप यहां पे कैटायन एक्सचेंजर डालोगे तो ये बनाएगा HNO3
प्लस H2SO4। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? तो फिर नहीं कर पाते ना ऑफकोर्स, मतलब क्वेश्चन में वही डेटा होगा जिससे हम उसके कंक्लूजन तक पहुंच सके। मे भी उसमें कर सकते थे कि भाई दो इक्विवेलेंट ये हो रहा है, फिर BaCl2 के साथ इतना वाइट प्रेसिडेंट बन रहा है तो सल्फेट का आइडिया लग जाएगा, सब वो और डेटा देंगे आप। अब इसको तो NaOH के साथ रिएक्ट करा रहा है, तो इसमें क्या बोलोगे कि सर इसमें 1 इक्विवेलेंट NaOH लगेगा, इस वाले को 2 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH लगेगा फॉर न्यूट्रलाइजेशन, और इस वाले को 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH लगेगा फॉर न्यूट्रलाइजेशन, राइट। अब हम देखते हैं मोल्स का रेशियो। तो इसका मोल है 0.001 और जो इसके मोल्स है NaOH के वो है 0.002। तो 0.001 मोल के लिए 0.002 लग रहा है, मतलब 2 इक्वल, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो भाई, आया समझ में, है ना? So लोएस्ट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पूरा पढ़ो है, पूरा पढ़ो है। हाँ, सो क्या होता है देखो, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज आपको ऐसे पता, ऐसा ना हो कि पता ही नहीं है, और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि नहीं समझ में आएगा, पढ़ा नहीं है तुमने। बस सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कॉमन जो एग्जांपल्स है डे टू डे लाइफ में, उससे हम समझ सकते हैं कि अगर तुम पानी में सॉल्ट डालते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ता है ना। बॉइलिंग वाटर में जैसे सॉल्ट डालते हो उसका बॉइलिंग थोड़ा सप्रेस होता है, मिल्क में शुगर ऐड करते हो बॉइलिंग सप्रेस होता है, राइट। तो और किसी भी पानी में या किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर बढ़ाते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है। और दो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेपर प्रेशर भी घटता है, और ये कुछ कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। इनको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन चैप्टर में ये पढ़ेंगे हम। पर अगर इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो जिसके अंदर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा घटेगा। और ये जो डिफरेंस है कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें आयंस डाले तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर उसी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, 100 था, सॉलिड डालने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट 102 हो गया, तो उसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दीज आर दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लोएस्ट डिप्रेशन किसमें हो, जिसमें नंबर ऑफ आयन सबसे कम हो, और हाईएस्ट नंबर ऑफ आयन जिसमें सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयन सबसे कम है 1 में, तो इसका है लोएस्ट डिप्रेशन है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है तो क्या बोलोगे? 1 का ही होगा, क्योंकि उसका डिप्रेशन कम हो रहा है, मतलब वो अभी भी वैल्यू में ज्यादा है ना। सो लोएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ चेंज, यस। पर ये चेंज पॉजिटिव कभी नहीं होता, डिक्रीज ही होता है ना, ठीक है। हाईएस्ट किसका होगा फिर? हाईएस्ट डिप्रेशन किसका होगा? ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों क्लोरीन बाहर होंगे तो टोटल 4 आयन बनाएगा वो सॉल्यूशन में, तो ये है आपका हाईएस्ट वाला। बट सॉल्यूशन चैप्टर में जब जाओगे तो इससे बहुत इजी लगने लग जाएगा, अभी थोड़ा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, बट हाँ जेई में तो आएगा ही भाई, जेई में तो आता ही है, यही तो आएगा, क्या है, ठीक है ना। ये पार्ट को हम स्किप करेंगे एंड वी विल गो टू IUPAC नॉमेनक्लेचर फर्स्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हम अभी नहीं करेंगे, मतलब करेंगे ब्रेक के बाद करेंगे, है ना। नॉमेनक्लेचर हम इसलिए इंपॉर्टेंट है, हाँ
अभी ध्यान दो यार, तुम लोग को क्या हो गया अभी अचानक से? तुम लोग बहुत ज्यादा रैंडम हो गए हो, मतलब ऐसे क्या हो गया? हाईएस्ट डिप्रेशन हो गया क्या? एंट्रोपी बढ़ क्यों रही है, ये मैं पूछ रहा हूँ मतलब। नंबर ऑफ आयंस, नॉट मोल्स, आयंस, नंबर ऑफ आयंस। हाँ जी, ना ध्यान दो। चलो आप मुझे बताओ कि Na2SO4 का नाम क्या होगा? सोडियम सल्फेट। ठीक है, अच्छी बात है। KCl का नाम क्या होगा? पोटेशियम सल्फेट। सही बात है। MgCl2 का नाम क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। सो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। और CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और CO को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी गुड। SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक पैटर्न दिख रहा है आपको कि जब हम आयनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो कितने नंबर ऑफ आयन से हम नहीं लिखते, सीधे नाम लिखते हैं कि सोडियम के 2 हो या सोडियम का 1 हो। पहले का नाम सोडियम डाइसल्फाइड सल्फेट नहीं है, सोडियम सल्फेट है। पर कार्बन में जब हम गए, कोवलेंट कंपाउंड में जब हम गए, हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन ट्राइऑक्साइड ऐसा बोलते हैं। इसका भी लॉजिक है क्योंकि CO2 में लिटरली एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा एंड दैट्स द सिंगल यूनिट। आयनिक कंपाउंड में लैटिस होता है, तो वो रेशियो है, वो सिंपलेस्ट रेशियो है जो तुम फॉर्मूला में लिख रहे हो। एक्चुअल में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैटायंस और इनफाइनाइट नंबर ऑफ आयंस एक दूसरे के आसपास है, राइट? तो उसमें कोई सिंगल यूनिट नहीं है, आप उस लोएस्ट रेशियो को लिखते हो, इसलिए उसमें नंबर का कोई सेंस बनता नहीं है। जो लोएस्ट रेशियो है वो वही आए। यही बात समझ में? तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ लिखना नहीं है, पहले समझो इसको। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब हम आयनिक कंपाउंड को नाम लिखते हैं तो ना तो हम कैटायन के नंबर्स लिखते हैं, ना हम अनायन के नंबर्स लिखते हैं। ठीक है? ऑल्सो कैटायन का नाम पहले आता है और अनायन का नाम बाद में आता है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, जो भी होगा कैटायन का नाम पहले आए। दूसरा ऑब्जर्वेशन, नंबर से कोई मतलब नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड हम पढ़ नहीं रहे हैं, सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयनिक ही होंगे तो हम उधर नहीं जा। अच्छा, जो कोवेलेंट यूनिट होगी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो स्फीयर के अंदर जो है उसमें नंबर रिप्रेजेंट करना जरूरी है क्योंकि वो तो कोवेलेंट यूनिट है। क्या समझ पा रहे हो आप? तो जो कॉम्प्लेक्स यूनिट के अंदर होगा वहां पे डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स यूनिट के बाहर नहीं करेंगे। उसके बाद जो नाम लिख रहे हो आप, तो इसका सोडियम लिखा, इसको चलो इससे समझते हैं। पोटेशियम लिखा आपने और फिर क्या लिखा? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोरीन नहीं लिखा हमने, है ना? या कुछ पोटेशियमेट क्लोरीन क्लोराइड नहीं लिखा हमने। मतलब मेटल का नाम एज इट इज लिख रहे हैं, मीनिंग कैटायन का नाम हम एज इट इज लिखेंगे जैसा मेटल का नाम है, लेकिन जब तुम अनायन का नाम लिखने जाते हो तो उसके नाम में चेंज हो जाता है कि क्लोरीन ना लिख के क्लोराइड लिख दिया, सल्फर ना लिख के सल्फाइड लिख दिया, तो अनायन के नाम में चेंज आता है। अब अगर ये एनालॉजी आपको समझ में आ रही है तो अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं यहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K2FeCl होल सिंक जो हमने पहले लिया था, राइट? दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल क्या लिया था मैंने? CrNH3 6Cl3। और तीसरा एग्जांपल मैंने लिया था क्या? पहले जो हमने पढ़ रहे थे CrNH3 6Cl6। ध्यान से समझो, कुछ कंक्लूजन तक नहीं पहुंचना अभी। नाउ याद करो, कैटायन का नाम पहले लिखा सारा, नंबर हम रिपीट नहीं कर रहे, नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। फॉर्मूले में भी कैटायन पहले ही लिखा था, है ना? फॉर्मूला जब आप लिखते हो तो Na2SO4 या कोई भी कैटायन पहले लिखते हो, KCl, Cl नहीं लिखते हम लोग, है ना? ये कुछ बेसिक बातें जो हमें पता होना चाहिए ना। अब देखो,
यहां पे जब तुम नाम लिखो तो डाई पोटेशियम लिखोगे या पोटेशियम लिखोगे? पोटेशियम लिखोगे। तो इसमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है, पोटेशियम। यहां पे जब तुम इसका नाम लिखोगे तो सर इसमें इसका नंबर बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये पूरा यूनिट क्या है? कोवलेंट यूनिट। तो कितने नंबर है भाई? 6। तो हेक्सा, साइनो, हेक्सा साइनो। अब आयरन है पर ये पूरी यूनिट क्या है? अनायनिक यूनिट है। तो अनायनिक यूनिट में सिर्फ मेटल का नाम लिख के नहीं छोड़ सकते। कटायनिक यूनिट होता तो हम सिर्फ नाम लिख के छोड़ देते कि आयरन लिख देते, पर अनायनिक यूनिट तो आप क्या लिखोगे? नाम लिखने के बाद लास्ट में लगाना है क्या? ATE, फेरेट। और साथ में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना आपको, क्योंकि आयरन अगर +3 में होता तब भी फेरेट और +2 में तब भी फेरेट, तो पता कैसे चलेगा कि आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? तो इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखना जरूरी है, मतलब उसकी प्राइमरी वैलेंसी को आप ब्रैकेट में लिखते हो रोमन में। ठीक है ना? ध्यान दो यहाँ पे 4034 सर यहाँ पे K4 होना चाहिए था। हाँ सही बात, K2 तो पॉसिबल नहीं है। हाँ सो फेरेट। नाउ ध्यान देंगे कि ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट हमेशा आएगा, चाहे तुम मेटल का फेरम लिखो चाहे फेरेट लिखो, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है ना, प्राइमरी वैलेंसी बताना तो जरूरी है ना कंपाउंड का। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे या पहले काउंटर आयन का नाम लिखोगे? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कटायनिक है तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे। कॉम्प्लेक्स के नाम के लास्ट में क्रोमियम लिखोगे या क्रोमेट लिखोगे? क्रोमियम। क्यों? क्योंकि ये कटायनिक पार्ट है। जब कॉम्प्लेक्स कटायनिक होता है तो मेटल के नाम को एज इट इज लिख देते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी साथ में होता है, राइट? तो क्या लिखोगे? हेक्सा, हेक्सा नहीं, अभी के लिए थोड़ा रुको। अमोनिया का अमाइन होता है ना, अमाइन विथ डबल एम, ये भी ध्यान रखना है। अमाइन विथ डबल एम, हेक्सा अमाइन, क्रोमियम, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? 3। तो 3, और कटायन और अनायन का नाम लिखने के बीच में स्पेस आता है, राइट? सोडियम क्लोराइड एक साथ में लिखते हो, सोडियम लिखते हो फिर क्लोराइड लिखते हो, तो आप स्पेस देके क्या लिखोगे? क्लोराइड। अब देखो यहाँ पे कटायनिक यूनिट जो है वो पहला वाला है, फर्स्ट वाला कटायनिक यूनिट है और सेकंड वाला अनायनिक यूनिट है। तो पहले कटायन का नाम फिर अनायन का नाम, यहाँ पे क्रोमियम और यहाँ पे क्रोमेट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? हेक्सा अमाइन क्रोमियम 3, क्रोमियम 3। अभी कहाँ है? हेक्साक्लोरो। अभी उसके बाद फिर से शुरू होगा आगे क्या? हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो, और ये कंटिन्यूएशन में है ना, मैं बस तेरे पास जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूं। क्रोमेट, और क्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? उसमें भी क्रोमियम 3 है, क्रोमेट 3। ये इसका पूरा IUPAC नाम हो गया। आई बात समझ में? और जो नॉर्मल IUPAC करते थे उसके 2-3 पार्ट तो खत्म ही हो गए इसमें। क्या? एक पोजीशन बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ एक ही सेंट्रल मेटल से कनेक्टेड हो, है ना? तो आपको पोजीशन की टेंशन नहीं लेनी, मतलब कोई हाइफन आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश दे देते हम लोग, है ना? कोई नंबर है ही नहीं इसमें, राइट? तो अब यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कटायंस आर रिटन बिफोर अनायंस। हाँ हाँ लिखो, लिखो, बातें करो, जो करना करो। इफ कॉम्प्लेक्स आयंस आर कटायंस, द मेटल इज नेम्ड एज द एलिमेंट followed by oxidation state. If the complex part is anion, metal name ends with 8. फेरम है तो फेरेट। नाउ किसी किसी का हम लैटिन नेम यूज करते हैं और किसी किसी को ऐसे लिख देते हैं, है ना? जैसे आयरन को आयरनेट नहीं लिखते हैं, हम फेरेट लिखते हैं, है ना? तो ऐसे ध्यान रखना है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि सही नहीं लग रहा है। तो बाकी सब ऑलरेडी हमारा हो गया, ये एग्जांपल्स लिख लो। हाँ बताओ। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हुआ ना, 3 क्लोरीन है तो नीचे का। सो नीचे में देखो, ये ऐसे जब होते हैं तो आपको हिडन ट्रायल से जाना पड़ेगा। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? 6 ही है, तो दोनों पे 3-3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जानते हो तुम? 3 या 6? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये 3 है और ये 6 है और ये 0 है ना? तो दोनों को 3-3 ले दिया हमने।
जीरो चार्ज के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होते हैं ना, सो मत। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर पॉसिबल वेयर सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो, इट्स जस्ट दैट दीस आर नॉट दोस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। वो मेटल कार्बोनिल वाले होते हैं ना, सिनर्जी बॉन्डिंग के टाइम में पढ़ा था आपने, याद है? आने वाला है, टेंशन। हाँ जी, CrCl नहीं, एनायन है ना, एनायन को बाद में लिखते हैं, कटायन को पहले लिखते हैं। हमें पता है क्योंकि इसमें तो कोई चार्ज, अमोनिया तो कोई चार्ज करेगा नहीं, तो Cl 6 है तो 6 नेगेटिव चार्ज इसके अंदर जाएगा, तो उसका 3 तो क्लोरीन बेयर कर लेगा, बाकी का 3 बाहर निकल के आएगा, सॉरी क्रोमियम बेयर कर लेगा, बाकी का 3 बाहर आएगा, और जो 3 बाहर नेगेटिव आएगा वो उस पर 3 पॉजिटिव क्रिएट करेगा। चिंता मत करो, सब चीज एक ही क्लास में अगर क्लियर हो जाएगी तो 5 लेक्चर का क्यों होता है कोऑर्डिनेशन का। क्रोमियम, हाँ, किसी भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में कभी भी कोर को हम एंड में ही लिखते हैं, जैसे पेरेंट चेन को एंड में ही लिखते हो तुम, सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखते हो, है ना? तो कोर को हमेशा एंड में ही लिखोगे आप, जैसे क्रोमियम है तो उसको एंड में ही लिखोगे, क्रोमेट है तो उसको एंड में ही लिखोगे, है ना? हाँ बताओ, बस हो गया, ब्रेक ही है। अरे मैं क्यों खड़ा हुआ, तो ब्रेक ही है। ब्रेक के बाद क्वेश्चंस करते हैं इसका ना।